हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित सक्सेना आज के इस वीडियो में आपको CBSE के कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्लास 10 के टर्म 1 का सैंपल पेपर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले सेक्शन नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर ए में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन ओनली 16 ही अटेम्प्ट करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम लोग इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, वो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है? फोटोशॉप, MS पेंट, लाइनक्स और विंडो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फोटोशॉप का एक तरीके से पेड है, MS पेंट भी एक तरीके से पेड है, विंडोज है वो भी पेड है। विंडोज तो बहुत महंगी आती है। तो इनमें एक जो ऑप्शन है लाइनक्स का, लाइनक्स एक तरीके से है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली इंटरनेट के द्वारा हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो लाइनक्स होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि HTML टैग टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। इनमें से ऐसा कौन सा टैग है जिसके द्वारा हम लोग HTML में हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं? तो दोस्तों HL नाम का कोई टैग नहीं होता, HR टैग होता है, H लाइन टैग मैंने नहीं सुना, और नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को पता होगा कि HR टैग यानी हॉरिजॉन्टल, इसके द्वारा हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। अगला यानी HR। अगला हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, यानी डाटा को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो वो सिक्योर तरीके से उसका मतलब क्या है। तो पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन ये है डाटा इज एक्सेसिबल बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन के दौरान डाटा किसके द्वारा एक्सेसिबल हो रहा है? यहाँ पे एक कोई अनऑथराइज्ड पर्सन। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जिसको भी डाटा ट्रांसफर करते हैं वो एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है, और यहाँ पे बात हो रही है अनऑथराइज्ड की, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे अगला ऑप्शन है डाटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ये ऑप्शन अभी हमें ठीक लग रहा है कि डाटा जो है ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा एक्सेस नहीं हो सकता। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा हैपन्स इजीली, ये ऑप्शन इसमें कोई जोर नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर जो है वो डाटा का वो इजीली हो रहा है, इसमें कोई ज्यादा बजर नहीं है। और नन कैन एक्सेस दिस, और कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जब कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता तो फिर ये डाटा हम भेजेंगे किसके पास? और अगर भेज भी रहे हैं तो जब वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता तो इससे कोई फायदा ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ जिस तक पहुंचाना है, जो ऑथराइज पर्सन है उस तक ही हमारा डाटा पहुंचे, वो भी सिक्योर तरीके से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। HTML कोड में सपोज अगर हमें P+Q इसकी होल पावर 2 है, अगर ये हमको चाहिए तो हम कौन सा कोड यूज करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सुपर स्क्रिप्ट यूज हुई है। तो सुपर स्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं? जैसे P+Q है तो ये तो बिना सुपर स्क्रिप्ट में है P+Q, तो हमने इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऐसा लिखा हुआ आ रहा है? इसमें ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे एक ब्रैकेट में P+Q एज अ दिस है, उसके बाद जो 2 है पावर में वो एक तरीके से सुपर स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। तो इसका एक टैग होता है SUP। दोस्तों ये सुपर स्क्रिप्ट का एक टैग है SUP और 2। यहाँ पर अगर हमने जैसे पावर जो है वो ऊपर है 2 में, तो हम यहाँ पे SUP2 लिखेंगे और यहाँ पर SUP को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर टैग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले P+Q जो सिंपल है उसको एज अ दिस लिखेंगे, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट में 2 है तो SUP2 फिर /SUP। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और दोस्तों इसी तरीके से सबस्क्रिप्ट है, अगर सबस्क्रिप्ट में है तो यहाँ SUP की जगह SUV लिखा हुआ
हम लोग यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच HTML टैग कॉज ब्राउजर टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक, यानी इनमें से कौन सा ऐसा टैग है जिसमें हम लोग ब्राउजर में हम लोग इटैलिक टेक्स्ट को कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, इटैलिक के लिए हम लोग आई यूज करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आई, क्योंकि टेक्स्ट स्टाइल इटैलिक ये हम कभी यूज नहीं करते हैं, ITAL ये भी हम कभी यूज नहीं करते हैं, और जो बी होता है वो दोस्तों बोल्ड करने के लिए होता है टेक्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमेज को इंसर्ट करने के लिए HTML में कौन सा सिंटेक्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इमेज के लिए आपको मैं बता दूं, हम लोग IMG उसके बाद स्पेस देते हैं, फिर SRC लिखते हैं, और SRC लिखने के बाद उस इमेज का पाथ देते हैं, यानी इमेज का नाम, उसके बाद उसका एक्सटेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में IMG, उसके बाद स्पेस, फिर SRC, उसके बाद इक्वल टू, फिर ब्रैकेट्स में आपका इन्वर्टेड कॉमा में आपका इमेज का नाम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि विच एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड फॉर द बॉडी टैग। बॉडी टैग के लिए इनमें से हम लोग कौन सा जो एट्रीब्यूट है वो यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बॉडी बैकग्राउंड भी आप यूज करते हो, बॉडी व्हीलिंग भी आप लोगों ने यूज करा है बॉडी में, और VG कलर भी आपने यूज करा है, लेकिन आपने कलर यूज नहीं करा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। बैकग्राउंड से क्या होता है, बैकग्राउंड से अगर आप कोई बॉडी में पिक्चर लगाना चाहते हो एज अ बैकग्राउंड तो बॉडी बैकग्राउंड यूज करते हो, और उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप VG कलर यूज करते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि कौन सा इनमें से एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल। इमेज फाइल की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा SRC। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा SRC। तभी तो आप लोग यूज करते हो IMG, उसके बाद स्पेस, फिर SRC। तो इसका करेक्ट आंसर SRC होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एग्जाम्पल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेटेंट भी आपने सुना है, ट्रेडमार्क भी आपने सुना है, पासवर्ड भी आपने सुना है, और इंडस्ट्रियल डिजाइन भी आपने सुन रखा है, लेकिन इनमें से ये जो पासवर्ड है वो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। पासवर्ड जो है वो एक हमारे प्रोटेक्शन की एक स्कीम है जिसमें हम लोग अपने कुछ कीवर्ड्स या फिर कुछ कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं जिससे हम अपने डाटा को और ज़्यादा बढ़िया तरीके से सिक्योर कर सकें। तो पासवर्ड इससे अलग है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द डैश एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग specify an alternate text of an image if the image cannot be displayed due to any reason। Suppose अगर आप कोई पिक्चर लगाते हो अपने HTML डॉक्यूमेंट पे और अगर वो पिक्चर किसी रीजन से शो नहीं हो रही है आपके ब्राउजर में, तो वहाँ पर उस पिक्चर का नाम जो भी आप डालते हो वो वहाँ शो होता है। तो वो कौन से एट्रीब्यूट से शो होता है, वो दोस्तों ALT एट्रीब्यूट से शो होता है। तो वहाँ पर आपको IMG SRC जब आप डाल दो तो वहाँ पे ALT इक्वल टू भी आपको कुछ लिखना होता है। तो जो ALT में आप लिखोगे वो वहाँ शो होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि while creating a web document which unit is used to express an image height and width। दोस्तों जब आप HTML में जब आप कोई पिक्चर लगाते हो तो उसमें हाइट और विड्थ जो है वो किस यूनिट में एक तरीके से एक्सप्रेस होती है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है पिक्सल्स। दोस्तों आप लोग जो हाइट और विड्थ देते हो वो किस में देते हो, वो पिक्सल्स में आपके वहां मेजर होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ये हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि प्रीति नीड्स टू सेंड अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर कॉलेज इन ऑफिस ओवर अ सिक्योर चैनल। प्रीति क्या काम करना चाहती है, प्रीति अपना कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैसेज है वो अपने कोई कॉलेज जो कॉलेज में है उसको वो सेंड करना चाह रही है ऑफिस के
तो वो कैसे करे, आगे लिखा है शी यूजेस अ टेक्निक वेयरिंग एन एक्चुअल मैसेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनरीडेबल मैसेज। उसमें वो एक टेक्निक को यूज कर रही है जिसमें क्या होता है, एक्चुअल मैसेज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसी दूसरे और अनरीडेबल फॉर्मेट में, जिसको कोई और पढ़ नहीं पाएगा, यानी हम लोग में से कोई भी उसको ढंग से रीड नहीं कर पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। देखिएगा, जब कोई एक एक्चुअल मैसेज है और उस मैसेज को हम लोग क्या काम करते हैं, उस मैसेज को हम लोग एनकोड करते हैं, यानी उस मैसेज का एक तरीके से दूसरे शब्द या फिर दूसरे कोई ऐसी भाषा में जिसको और लोग नहीं पढ़ पाए, यानी डाटा को जब हम लोग इंस्क्रिप्टेड कर देते हैं तो वो अनरीडेबल फॉर्मेट में हो जाता है, ताकि अगर कोई डाटा हमारा कैप्चर कर ले या फिर उसको पकड़ भी ले तो कोई उसको समझ ना पाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। और अगर इसी जो हमारा मैसेज है जो अनरीडेबल फॉर्मेट में है, अगर उसको रीडेबल फॉर्मेट में बनाना है तो डाटा को डिस्क्रिप्ट करना होगा। तो अगर सपोज ऐसा प्रोसेस है तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। देखिए दोस्तों, अगर आपका क्लास 10th में HTML से रिलेटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका कमेंट टैग से रिलेटेड आपको ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो सही जो सिंटैक्स है वो क्या है, इसका जो सही सिंटैक्स है वो है ऑप्शन नंबर वी। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वी होगा। ये इसका सिंटैक्स है, ये इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स में बताता हूँ। सपोज अगर आप वेबसाइट की कोडिंग में अपने कमेंट्स इंसर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक एक चीज़ को वहाँ डिफाइन कर रहे हैं। सपोज अगर आप उस वेबसाइट से आप जैसे कोडिंग कर रहे हैं तो आपको तो पता है कि हमने कहाँ क्या चीज़ यूज़ करा है। सपोज अगर कोई और दूसरा बंदा अगर आपके कोड को पढ़े तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकता है कि भाई उसने ये चीज़ कहाँ यूज़ करी है, ये फंक्शन किस लिए बनाया है। उसके लिए वो लोग कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो कमेंट्स क्या काम, कमेंट्स जो है वो हमारे ब्राउज़र में शो नहीं होते, बल्कि जो हमारी कोडिंग है जस्ट वहीं तक ही सीमित होते हैं। तो ये कमेंट्स का यूज़ है। अगला हम लोग बढ़ते हैं, द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेज दैट आर इंसर्टेड इन वेब पेजेस। अगर आप लोग वेबसाइट में, वेब पेज में कोई भी इमेज को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा। तो दोस्तों उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होगा इनलाइन विद टेक्स्ट। ध्यान रखिएगा, ये इनलाइन विद टेक्स्ट। अगला हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी ऑफ डाटा। इनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जो डाटा की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, यूज करी जाती है। तो पहला है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंस्क्रिप्शन या ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों टर्म दे रखी हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और इंस्क्रिप्शन, ये तीनों ही डाटा सिक्योरिटी में यूज होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो साइबर क्राइम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्लेगरिज्म, फिशिंग, यूजिंग लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर और डी है हैकिंग। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो साइबर क्राइम नहीं है। तो देखिएगा, प्लेगरिज्म भी एक तरीके से साइबर क्राइम है, फिशिंग भी एक तरीके से साइबर क्राइम है और हैकिंग भी साइबर क्राइम है। देखिएगा, हैकिंग में क्या काम करते हैं, हैकिंग में आपके डाटा को एक तरीके से चुरा लेते हैं, हैक कर लेते हैं। फिशिंग में क्या है, आपको लुभाते हैं कुछ ऐड दे करके और आप उन ऐड के बहकावे में आ जाते हैं, आप वहाँ क्लिक कर लेते हैं, आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तक आप उसमें डाल देते हैं, जिससे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है। प्लेगरिज्म भी क्या है, एक तरीके से साइबर क्राइम का ही पार्ट है। तो इसका जो सही आंसर जो है वो है यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर। सपोज अगर हम लोग कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने लाइसेंस ले रखा है तो इसमें कोई भी साइबर क्राइम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड रिमेन विद द ओनर।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर्स हम लोग जो है एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम अगर हम चाहें तो उसके सोर्स कोड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो फ्रीवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फ्रीवेयर है, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अ डैश इज द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट हिज हर इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग यूज्ड कॉपीड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये क्या है, एक तरीके से एक राइट के बारे में बात हो रही है कि जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ताकि क्या है जो उसका जो इन्वेंशन है उसको प्रोटेक्ट करे किससे, कॉपी होने से, ठीक है, कॉपीड होने से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कॉपीराइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या पेटेंट है, या ट्रेडमार्क है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है पेटेंट। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेटेंट। पेटेंट भी क्या है, एक तरीके से हमारा राइट है गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ। ठीक है, अगला हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जो है वो फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है? कलर है, फेस है, टाइप है, साइज है। तो देखिएगा आप लोगों ने ऐसे आप यूज करते हैं तो आपने यहाँ पे फॉन्ट कलर भी यूज करा है, ठीक है, फॉन्ट का कलर भी यूज करा है, फॉन्ट फेस भी आपने यूज करा है, फॉन्ट साइज भी आपने यूज करा है, लेकिन दोस्तों आपने फॉन्ट टाइप यूज नहीं करा होगा। क्यों नहीं करा? क्योंकि ये होता ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, टाइप है। अगला हम ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है डिस्प्लेड टेक्स्ट इन सब स्क्रिप्ट फॉर्म। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUV यूज करते थे और सब स्क्रिप्ट के लिए हम लोग SUV यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए, सब स्क्रिप्ट के लिए SUV और सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम लोग SUP यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सेक्शन नंबर ए कंप्लीट कर लिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन से हमारे क्वेश्चन से, कमेंट टैग वो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, वो 101% आएगा ही आएगा। और आपके राइट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर एक के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो हम लोग सेक्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर बी में भी 20 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको केवल 16 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि अरुण क्लिक्स ऑन अ लिंक रिसीव इन अ मैसेज ऑन हिज फोन विच promises him a complimentary trip to a destination of his choice। अरुण ने क्या काम करा, अरुण को एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसमें एक लिंक था, लिंक पर उसने क्लिक करा। तो वहां पर क्या था, एक तरीके से एक उसको ऑफर था कि आपको क्या काम करना है, एक ट्रिप का जो है एक मौका मिल रखा है। ठीक है, ही फॉरवर्ड दिस मैसेज टू हिज फ्रेंड। उसने क्या काम करा, उसने उसी मैसेज को अपने एक दोस्त को फॉरवर्ड कर दिया। उसका दोस्त का नाम है वो है पेंसुल एंड आस्क हिम टू डू द सेम। और उसने पेंसुल को बोला कि पेंसुल तुम भी उस पर क्लिक करो और देखो क्या है। बट पेंसुल रिफ्यूजेस एंड टेल अरुण दैट हिज पर्सनल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज ऑनलाइन अकाउंट्स नेम, लॉगिन इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड कैन बी स्टोलन एंड ही शुड बी केयरफुल ऑफ सच अटैक। ठीक है, तो उसने प्रांशुल ने बताया कि भैया ये जो है वो सारी हमारी डिटेल मांग रहा है और क्या है, ये एक तरीके से क्या है, हमारे डाटा चोरी होने का खतरा हो सकता है। तो हमको कौन से इनमें से अटैक से सावधान रहना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बता दूंगी, फिशिंग होता है, फिशिंग जो कि एक साइबर क्राइम का ही पार्ट है। तो फिशिंग का मतलब ये होता है एक तरीके से जालसाजी करना, यानी कोई ऑफर देकर के लोगों को लुभाना जिससे सारे के सारे उस ऑफर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दें जिससे कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फिशिंग। तो फिशिंग एक ऐसा ही प्रोसेस है दोस्तों जिसमें आपको लुभाया जाता है, आपको ऐसे ऐसे मैसेज दिखाए जाते हैं जिससे आप बिल्कुल एक तरीके से एकदम लट्टू हो जाएंगे, अरे वाह, जैसे वो निकलते हैं ना लॉटरी लग गई या
आपके पास जो है इतने आपने प्राइस जीत लिए, तो इस टाइप के जो भी मैसेजेस होते हैं उनको हम लोग फिशिंग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है आप इस कोड को देखिएगा। हमने इस कोड को देख लिया, अब इस कोड से रिलेटेड कौन सा इसका आउटपुट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि HTML में आप 3 तरह की लिस्ट बना सकते हैं। कौन कौन सी? एक हो गई ऑर्डर लिस्ट, एक हो गई अनऑर्डर लिस्ट और एक हो गई डेफिनेशन लिस्ट। तो यहाँ पर OL लिखा है यानी ऑर्डर लिस्ट की बात हो रही है। ऑर्डर लिस्ट की बात हो रही है यानी ये किसी न किसी एक ऑर्डर में होगा, चाहे 1 2 3 के हो, चाहे रोमन नंबर्स में हो, जिस किसी के भी ऑर्डर में हो। और यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है रोमन नंबर इससे, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। तो यहाँ पे जितने भी इसके ऑप्शन हैं ये सारे के सारे ऑर्डर में हैं। ये भी ऑर्डर में है, ये भी ऑर्डर में है, ये भी ऑर्डर में है, ये भी ऑर्डर में है। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखिएगा, ऑप्शन नंबर A 1 2 3 4 ये रोमन नंबर में है, लेकिन ये कैसे है? ये कैपिटल में है। और यहाँ पे ये जो यूज हुआ है ये स्मॉल में यूज हुआ है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये कैपिटल में है। आगे बढ़ते हैं, ये भी कैपिटल में है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ये जो है स्मॉल में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ के इसके पीछे डॉट नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा, ठीक दोस्तों। क्योंकि जब आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हो तो उसके पीछे डॉट ऑटोमेटिकली लग जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर B होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि एक कोई कैरेक्टर है जिसका नाम है चार्लिन, वो एक आर्टिस्ट है और वो अपने आर्ट वर्क को इंटरनेट पर एक वेबसाइट पे शो करती है सॉरी। क्यों? क्योंकि वायर्स जो हैं वो उसकी आर्ट वर्क को देख करके अट्रैक्ट हो। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो जो है वो देखती है कि किसी और ने उसका जो है वो डाटा जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, तो वो कौन सा राइट जो है वो एक तरीके से यूज़ कर सकती है। तो डिजिटल प्राइवेसी राइट है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, या फिर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्राइवेसी राइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आप अपने डाटा, जो आपका डाटा है उसको कोई और दूसरा यूज नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के, ठीक है। तो अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज। तो देखिए दोस्तों 6 टाइप के हेडिंग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? देखिएगा वैसे तो सबसे बड़ा H1 होता है, उससे छोटा H2 होता है, उससे छोटा H3 होता है। तो इनमें जो ऑप्शंस हैं उनमें सबसे पहला जो होगा H2 है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो H2 होगा। बाकी जितने भी ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो H2 से छोटे ही हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो H2 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 ये है वी कैन क्रिएट अ नंबर लिस्ट यूजिंग द दिस टाइप ऑफ टैग। देखिएगा नंबर लिस्ट यानी नंबर लिस्ट की बात आ रही है, तो यानी वो क्या होगा? वो अनऑर्डर होगा या ऑर्डर होगा? नंबर लिस्ट है तो ऑर्डर लिस्ट होगा। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए आप लोग कौन से यूज करेंगे? आप लोग OL यूज करेंगे क्योंकि ऑर्डर लिस्ट की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो पढ़ते हैं हम लोग। होता क्या है साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग का मतलब ये होता है किसी को ऑनलाइन हरिसमेंट करना, यानी उसको गाली गलौज देना, उसके साथ बदतमीजी करना या फिर उसको नीचा दिखाना। ये सारा का सारा काम जो है वो साइबर बुलिंग का होता है। लेकिन ये जो भी हो वो ऑनलाइन हो, ठीक, ऑफलाइन मोड में ना हो। तो यहाँ पे इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कॉपिंग अ क्लासमेट पर्सनल फोटो अगेंस्ट हिज हर परमिशन फ्रॉम हिज सोशल मीडिया अकाउंट एंड सेंडिंग इट टू अदर फ्रेंड ऑन देयर ईमेल। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बुलिंग क्लासमेट इन द स्कूल कॉरिडोर। तीसरा ऑप्शन है थ्रेटनिंग समवन ऑन व्हाट्सएप
और पोस्टिंग मीन मैसेजेस अबाउट समवन ऑन देयर सोशल मीडिया। तो इसमें ये जो चार है, मैं आपको चारों का मतलब समझाता हूँ एक करके। पहला ये है कि क्लासमेट के पर्सनल फोटो को सोशल मीडिया से चुरा लेना और फिर किसी दूसरे फ्रेंड को ईमेल के द्वारा उसको भेज देना बिना उसकी परमिशन के। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी है कि क्लासमेट को एक तरीके से स्कूल कॉरिडोर में धमकाना या उससे गाली गलौज करना या बदतमीजी करना, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन भी यही है, व्हाट्सएप पर किसी को एक तरीके से धमकाना। और फिर लास्ट ऑप्शन ये है कि आप किसी के बारे में मैसेज सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो है ये फिजिकली हो रहा है, यानी वो स्कूल कॉरिडोर में उसके सामने उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर उसको क्या काम कर रहा है, उसको वो डांट रहा है या धमका रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्ट विल क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट है यानी कोई स्टार वगैरह लगे हैं या कोई सर्कल वगैरह है, डिस्क वगैरह है, तो ये ऑर्डर लिस्ट नहीं होगी, ये अनऑर्डर लिस्ट होगी। कैसी है? अनऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनऑर्डर लिस्ट। अगला है, विच सीक्वेंस ऑफ HTML टैग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो HTML टैग का सही एग्जाम्पल है? ठीक है, सही सिंटेक्स है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो सबसे पहले दोस्तों HTML यूज करते हैं हम लोग, ये तो चार ऑप्शन में है, चारों सही है। उसके बाद हेड यूज करते हैं, ये भी सही है। उसके बाद टाइटल यूज करते हैं, ये भी सही है। उसके बाद आप टाइटल बंद करते हैं, टाइटल यूज करा, उसके बाद उसको बंद भी करा क्योंकि कंटेनर टैग है। तो टाइटल बंद कहाँ हुआ है दोस्तों? सिर्फ एक ही जगह हुआ है, एक ही ऑप्शन में। ठीक, उसके बाद हेड खुला, यहाँ पे हेड बंद हुआ, बिल्कुल ठीक है। फिर बॉडी खुली, बॉडी बंद हुई, बिल्कुल सही है। फिर HTML बंद हुआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे गलत हो गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है, प्रथम इज एक्साइटेड टू यूज अ न्यू सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड बट ही कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द सोर्स कोड। प्रथम इज यूजिंग, प्रथम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, नई सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है और वो फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड करा हुआ है, लेकिन वो सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकता। तो इसका किस टाइप का वो सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर रहा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी फ्रीवेयर। फ्रीवेयर में हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके सोर्स कोड को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रीवेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में वो क्या है, एक टैग यूज़ कर रहा है, वो बी टैग यूज़ कर रहा है, यानी बोल्ड टेक्स्ट यूज़ कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है, देखो ऑप्शन नंबर ए में कोई बोल्ड नहीं है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये इटैलिक है, ये नहीं होगा क्योंकि बोल्ड नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो बोल्ड तो है, साथ में इटैलिक भी है। अब इटैलिक का जब टैग ही नहीं लगाया है तो वो इटैलिक कैसे हो जाएगा? तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट बोल्ड का ऑप्शन ही यूज हुआ है। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये है कि ING SRC, उसके बाद computers.jpg, width और हाइट यहाँ पे हमको भरनी है। वो ये कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू सेट द इमेज साइज टू बी 25 पिक्सल्स वाइड। वाइड कितनी करनी है उसको? 250 और 400 पिक्सल्स उसको टॉल करना है, यानी इसकी हाइट करनी है। तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में 250 लिख दो और लास्ट में 400 लिख दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और इसको किसी भी ब्रैकेट्स वगैरह में नहीं लिखना है, हमको डायरेक्टली इसमें ही लिखना है। ठीक, अगला हम बढ़ते हैं। अगर हमको डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करनी है तो हमको कौन सा टैग्स रिक्वायरमेंट होंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमको इसमें तीनों ही यूज़ होंगे। DL भी यूज़ होते हैं डेफिनेटली, और DT होते हैं और DD होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग तीन तरह की लिस्ट
क्रिएट करते हैं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये तीनों ही यूज होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डिजिटल डिवाइस इन डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन। तो दोस्तों इसका सिंपल सा और सामने आंसर है लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता है इस क्वेश्चन में, इसलिए इसका जो नहीं रीजन है वो यही है। ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एक तरीके का रीजनिंग का क्वेश्चन भी है। इसमें ये लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ इंस्क्रिप्शन डाटा इज सिपर वेयर ओरिजिनल डाटा इज रिप्लेस्ड बाय अ की कैरेक्टर like if key is -2 then a will be replaced by b is replaced by z and so on। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज a से लेके a b c d e ये हमारे कैरेक्टर हैं और ये आगे तक जा रहे हैं। ठीक है, ठीक यहाँ पे अब जैसे सपोज इसमें जो आपका सीजर सिफर मेथड है, इसमें हम लोग की के द्वारा क्या काम करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जैसे मान के चलिए की है इस समय 2, ठीक, की है 2, तो हर एक लेटर जो रिप्लेस होगा वो अगले वाले को छोड़कर उससे अगले वाले से। जैसे ए जो होगा वो किससे चेंज होगा, अगर सपोज ए जो है ये वाला ए को अगर हमें चेंज करना है तो उससे अगले वाले से अगले वाले से, अगला वाला छोड़ दो तो ए जो रिप्लेस होगा वो किससे होगा, सी से होगा। अगर सपोज बी रिप्लेस करना है, बी रिप्लेस होगा डी से। इसी तरीके से ये काम आगे चलता जाएगा। अब जैसे COMPUTER है, इसको अगर रिप्लेस करना है तो कैसे होगा, तो देखिएगा सी, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब कैसे इसमें हम लोग काम करें अब देखते हैं। अब जैसे सी है, ठीक, कैपिटल में सी है तो CDE, ठीक, सबसे पहले सी को रिप्लेस करना है तो सी को रिप्लेस होगा उससे अगले से अगले वाले से, ई से रिप्लेस होगा। ठीक है, कैपिटल में सी है तो रिप्लेस भी कैपिटल ई से होगा। तो इसका अभी तक जो करेक्ट पॉसिबल आंसर है वो ये है और ये है। अगला है ओ, अगला है ओ। अब देखो ओ किससे रिप्लेस होगा, ओ के बाद पी फिर क्यू। ठीक है, तो ओ से अगले वाले से अगला वाला क्या है, क्यू, क्योंकि की क्या है 2, यानी ए को छोड़ना है बीच में। ठीक है, तो ओ रिप्लेस होगा क्यू से, ओ रिप्लेस होगा क्यू से। यहाँ पे ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एम किससे रिप्लेस होगा, अब देखो एम के बाद क्या आता है, एम एन, फिर आता है ओ। ठीक है, तो एम रिप्लेस होगा ओ से। ठीक है, अब यहाँ पर ओ एक स्मॉल है और एक कैपिटल है, और ये जो स्मॉल है, सॉरी एम जो एम कैपिटल है, तो जो रिप्लेस होगा वो कैपिटल से ही होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे ओ जो है वो स्मॉल है, इसीलिए ये नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला ये है कि आप एक HTML फॉर्म देख रहे हैं, सपोज आपको उसमें ये वाले बटन लगाने हैं, मेल और फीमेल वाले, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहले इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। ठीक, रेडियो बटन नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता। इनपुट टाइप जो होगा वो रेडियो होगा। दो हैं, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, इसलिए इनपुट टाइप दोनों में रेडियो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आया, नेम। नेम सपोज अगर वो जेंडर रखना चाह रहे हैं आप जेंडर रख लीजिएगा, नेम जेंडर जेंडर, नेम जेंडर जेंडर, जेंडर जेंडर, अभी तक तीनों सही हैं। उसके बाद वैल्यू एक की मेल है एक ही फीमेल है। ठीक है, वो आप भी वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे मेल फीमेल डाला, मेल फीमेल डाला, मेल फीमेल डाला। लेकिन दोस्तों ये जो मेल और जो फीमेल लिखे हुए आ रहे हैं, ये आ रहे हैं केवल इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पे आपने इस टैग को बंद करा, जब इनपुट टाइप वाले को बंद करा, तो जब आपने मेल और फीमेल लिखा तो उसकी वजह से यहाँ पे मेल और फीमेल आ रहे हैं, जो कि इसमें तो है, लेकिन फिर ये इसको अगली लाइन BR नहीं यूज़ करा है।
है ना। ऑप्शन नंबर सी में देखो यहाँ पे उसने बी आर यूज़ नहीं करा है, बी आर यूज़ नहीं करता तो ये यहाँ पे आता आउटपुट में, अगली लाइन में आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक, आप समझ गए। देखो ये तो यहाँ कट गया, इसलिए इस ऑप्शन को तो हमें यूज़ करना ही नहीं है। और यहाँ पर जो है अभी तक तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है अभी तक, ये वाला भी ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है दोस्त कि यहाँ पर ये अगली लाइन में आ रहा है और अगली लाइन में लाने के लिए यहाँ पर बी आर का यूज़ उसने नहीं करा है। अगर वो बी आर का यूज़ करता तो हम इस वाले आंसर को करेक्ट मान सकते थे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने ये वाली मेल और फीमेल वाली चीज़ ही नहीं लिखी ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ये यहाँ कट हो गया और ये यहाँ कट हो गया। आपको इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही लगाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि गगनदीप हैज रिटन द फॉलोइंग कोड टू डिस्प्ले एन इमेज इन बैकग्राउंड। गगनदीप अपने बैकग्राउंड पर एक इमेज को डिस्प्ले करना चाह रहा है, तो उसने बेचारे ने ये कोड लिखा है जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसको सही कोडिंग क्या होगी? देखो यहाँ पे उसने बॉडी बीजी ग्राउंड, भाई मेरे बीजी ग्राउंड नहीं होता है, बॉडी बैकग्राउंड होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू animals.jpeg। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 36 का ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग बात करते हैं। अगला ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू अवॉइड प्लेगरिज्म व्हेन यूजिंग मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट। सपोज अगर आप किसी का इंटरनेट का मटेरियल आप यूज कर रहे हो, तो अब प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के कौन कौन से वे हैं? साइटिंग और या फिर पैराफ्रेसिंग या फिर रेफरेंसिंग या फिर एम्बेडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई, इसको आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 या 2 होगा, यानी साइटिंग या पैराफ्रेसिंग होगा, या केवल साइटिंग ही होगा, या ऑप्शन 1, 2 एंड 3 होगा। देखो दोस्तों, एम्बेडिंग जो है वो एक अलग टर्म है, ठीक, एम्बेडिंग एक अलग टर्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 होगा। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक, अगला बात करते हैं। अगला है टैग टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन HTML डॉक्यूमेंट। पासवर्ड फील्ड आपको बतानी है तो आप कौन सा टैग यूज करेंगे? दोस्तों पासवर्ड ऐसे कोई टैग नहीं होता है, ना PWD ना PWOID। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्त इनपुट है। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू आप पासवर्ड तो कर सकते हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगले बारे में बात करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बनानी है तो आप कौन सा टैग यूज करेंगे? दोस्तों ड्रॉप डाउन के लिए आप लोग हमेशा ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप ऑप्शन टैग का यूज करेंगे। अगला बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर करना है तो OL अल्फा यूज नहीं होती, OL टाइप या OL लेटर भी यूज नहीं होती। आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, OL टाइप इक्वल्स टू स्मॉल में A, क्योंकि वो लोअर केस की बात कर रहा है। अगला ऑप्शन नंबर सेक्शन नंबर हम लोग सी की तरफ आ गए। सेक्शन नंबर सी एक केस स्टडी है, मैं आपको पूरी केस स्टडी समझा देता हूँ, उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो केस स्टडी जो है यानी सेक्शन नंबर सी जो है उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई भी 8 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। इसमें ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, बस आपको कुछ ही चीज़ों पे फोकस करना है। आपको HTML के बेसिक टैग्स को ढंग से समझ लेना है और हर एक टैग का यूज़ समझ लेना है, ठीक है, कि किसका क्या यूज़ है। उसके बाद बात आती है साइबर सेफ्टी एंड एथिक्स चैप्टर की। तो उसमें जो जो टर्म्स हैं उनको एक बार आप समझ लीजिए। मैंने इन दोनों की वीडियो सेपरेट अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं, अगर आप वहाँ से भी देखना चाहते हो तो आप वहाँ से आराम से इनको देख करके सीख सकते हो। तो चलिए हम लोग केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। केस स्टडी में गीतिका का जिक्र है। गीतिका हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड हर सोशल अकाउंट। बहुत सही, गीतिका ने अपना हाल फिलहाल में ही एक सोशल मीडिया पर कोई एक अपना सोशल अकाउंट क्रिएट करा है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड एज शी वेटेड सो लॉन्ग टू गो ऑनलाइन। She has recently also got admission in a prestigious high school and does not know many students.
When she logs into her social media a few days later, she finds that someone is posting negative, demeaning comments on her social media profile. She is also getting repeated mails from unknown people. Whenever she goes online, she is trolled by multiple unknown people. अब मैं आपको बताता हूँ, गीतिका ने एक हाल फिलहाल में ही सोशल अकाउंट क्रिएट करा है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उस अकाउंट पे ऑनलाइन जाने के लिए। उसने हाल में ही एक बहुत अच्छे इस हाई स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन वो और स्टूडेंट्स को अभी नहीं जानती है। अब जब वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लॉगिन होती है कुछ दिनों के बाद, वो ये देखती है कि किसी ने उसके बारे में कोई नेगेटिव और डिमीनिंग कमेंट्स उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर करा है। उसके बाद बार बार उसके साथ ये घटना रिपीट हो रही है। कोई अननोन पीपल उसको मेल भी कर रहा है। जब वो ऑनलाइन जाती है तो कई लोगों के द्वारा जो अननोन है उसके लिए वो ट्रोल्ड कर रहे हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है कि गीतिका इज अ विक्टिम ऑफ। गीतिका जो है वो किसकी विक्टिम है? ऑप्शन नंबर ए है वो है एविस ड्रॉपिंग, प्लेगरिज्म, फिशिंग और साइबर स्टॉकिंग। यहाँ पे जो साइबर स्टॉकिंग है वो कहीं ना कहीं गीतिका के केस से मिल रहा है, क्योंकि साइबर स्टॉकिंग का मतलब ये होता है ऑनलाइन फॉलो करना, उसकी इंफॉर्मेशन को चुराना और उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना। क्योंकि गीतिका के जो प्रोफाइल है उस पर कोई आपत्तिजनक वो लोग क्या काम कर रहे थे, कुछ कमेंट्स भी पोस्ट कर रहे थे, तो ये जो है वो गीतिका के बारे में पहले इंफॉर्मेशन भी ले रहे थे। ठीक है, उन्होंने गीतिका के बारे में इंफॉर्मेशन चुरा भी ली थी, तो ये सारा चीज़ है वो साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों साइबर स्टॉकिंग। अगला बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक। इनमें से कौन सा ऐसा अच्छा ऑप्शन है जिसको गीतिका को फॉलो करना चाहिए? तो पहला है शी शुड स्टॉप गोइंग ऑनलाइन एंड डिलीट हर सोशल मीडिया अकाउंट। उसको ऑनलाइन जाना नहीं चाहिए और अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको डिलीट कर देना चाहिए। दोस्तों ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सपोज अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप ऑनलाइन ना जाओ, या फिर आप अपना जो आपके राइट हैं ऑनलाइन यूज़ करने के या सोशल मीडिया को यूज़ करने के उसको ख़त्म कर दो। तो मेरी समझ से ऑप्शन नंबर ए नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है शी शुड नॉट शेयर दिस विद एनीवन एज शी माइट फेस मोर ऑफ सच काइंड ऑफ बिहेवियर। उसको किसी से ये सारी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ शेयर करें, लेकिन किसको शेयर करें ये हम आगे के ऑप्शन में पढ़ के बताते हैं। आगे है शी शुड फाइल अ कंप्लेंट एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। उसको कंप्लेंट करनी चाहिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। भाई ये तो करनी ही चाहिए, लेकिन ये अभी एकदम स्टेप नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले अपने घर के बड़े लोगों को, या अगर आपके स्कूल से रिलेटेड है तो अपने टीचर्स को ये सारी समस्या बतानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है शी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ स्कूल अथॉरिटी। ये ऑप्शन सबसे सही लगा। क्यों? सबसे पहले एकदम डायरेक्टली रिपोर्ट करना कर दोगे, है ना दोस्तों? तो डायरेक्टली रिपोर्ट कर दो ये तो गलत है। सबसे पहले आप अपने बड़ों को इन्फॉर्म करो। देखो बड़े क्या कह रहे हैं। अगर मामला ज़्यादा संगीन है, ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, तब फिर जैसा बड़े बोलें वैसा आप करें। लेकिन सबसे पहले आप एक बच्चे हो, एक स्टूडेंट हो, आपको अपने टीचर्स को ये बात शेयर करनी चाहिए और अपने पेरेंट्स को भी ये बात शेयर करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि आफ्टर हियरिंग हर ordeal, the school decides to publish a set of moral principles that determines the appropriate behavior of a student while using the internet. The school is referring to. सपोज अब स्कूल ने गीतिका की सारी बात सुनी, स्कूल ने ये सोचा कि भाई हम कुछ अपने इंस्ट्रक्शंस या फिर कुछ अपने ऑर्डर दें बच्चों को, या कुछ अपने प्रिंसिपल्स यूज़ करें, कुछ सिद्धांत यूज़ करें जो कि सारे बच्चे उसको फॉलो करें। तो ये जो स्कूल है वो किस टाइप का एक तरीके से यूज़ कर रहा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटरनेट प्राइवेसी, कंप्यूटर एथिक्स या फिर साइबर एथिक्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स का ही मतलब ये होता है कि
कंप्यूटर में अगर आप ऑनलाइन कोई भी नियम या कानून या फिर कोई अपने प्रिंसिपल्स को यूज़ करना चाह रहे हो तो वो जो है वो क्या है, साइबर एथिक्स ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गीतिका इज एडवाइज्ड बाय हर बेस्ट फ्रेंड सीरत टू प्रोटेक्ट हर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटेंशनल और unintentional attacks by others. This is also known as, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गीतिका की बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम सीरत है, उसने उसको एडवाइस करा कि भैया तुम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करो हर एक किसी से। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डाटा प्राइवेसी, यानी डाटा को प्राइवेसी करना, डाटा को प्रोटेक्ट करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डाटा प्राइवेसी ही होगा। 44 का सी सॉरी क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ये है, द कंप्यूटर टीचर्स ऑफ गीतिका's क्लास डिसाइडेड टू टेक एन ऑनलाइन सेशन ऑन द टॉपिक ऑफ नेटिक्यूट्स विच जनरली इंक्लूड्स। इसका मतलब ये है कि अगर नेटिकेट्स का क्या मतलब है, उसकी क्लास टीचर जो गीतिका की क्लास टीचर है उन्होंने ये सोचा है कि ऑनलाइन सेशन हम लोग करें किस टॉपिक पे, नेटिक्यूट्स पे। तो नेटिक्यूट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो इसमें आपका सेफ गार्डिंग वन पासवर्ड एंड सेंसिटिव ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, लॉगिंग आउट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स आफ्टर द सेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही हैं। नॉट वाइंग और ट्रोलिंग एनीवन बाय डिस रेस्पेक्टिंग देम और पासिंग इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स, या ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। नेटिक्यूट्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अपने पासवर्ड को ठीक से रक्षा करना, जब भी आप कोई दूसरा डिवाइस यूज़ करें वहाँ तुरंत आप लॉग आउट हो जाएं यूज़ करने के बाद, और अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। या फिर आप किसी दूसरे को गाली गलौज ना करें, किसी दूसरे को ट्रोल ना करें, उसको रेस्पेक्ट से बात करें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाती हैं, नेटिक्यूट्स में आ जाती हैं। तो केस स्टडी सेकंड की तरफ पढ़ते हैं, जो कि मेरी सबसे फेवरेट है, HTML। इसमें ये है एक कोड है दे रखा है और यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये सारी चीज़ें हैं जो कि ब्लैंक है। अब आपको क्या काम करना है, आपको ये लाइनें भरनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है लाइन नंबर 1 में जो करेक्ट है वो आपको भरनी है। तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 की तरफ हम जाते हैं। लाइन नंबर 1 ये कह रहा है कि यहाँ पर आप भरो। तो यहाँ पर दोस्तों H1 यूज हुआ है, हेडिंग 1 यूज हुआ है, यहाँ पर हेडिंग 1 क्लोज नहीं हुआ है। तो जो क्लोज होगा वो यहाँ पे /H1 से क्लोज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो /H1 होगा। स्लैश दोस्तों इस तरीके से लगता है, ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो /H1 होगा, ठीक है, ओके। अगला बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन है उसमें ब्रैकेट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब साहब लाइन नंबर 2 में हम कौन सी चीज़ भरें, लाइन नंबर 2 देख लेते हैं। लाइन नंबर 2 में जो है फॉन्ट कलर के बारे में बात हो गई, साइज के बारे में बात हो गई। ये टाइम्स न्यू रोमन है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फॉन्ट का फेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, फेस लिखा हुआ आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉन्ट फेस, टाइम्स न्यू रोमन। लाइन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है। लाइन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। लाइन नंबर 3 ये है कि सम फैक्ट अबाउट इंडिया आर एज फॉलोज, ठीक है। अब यहाँ पे /p यूज हुआ है, यानी पैराग्राफ कहीं शुरू हुआ होगा, और यहाँ पे पैराग्राफ शुरू हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ बंद हो गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे शुरू हुई, यहाँ पे बंद हुई, ये भी सही है। अब फिर क्या बचा, यहाँ पे दोस्तों फॉन्ट खुला हुआ है लेकिन फॉन्ट यहाँ बंद नहीं हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले देख लेते हैं। हाँ, सिंपल सी चीज़ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ऊपर उन्होंने फॉन्ट तो खोल दिया है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे फॉन्ट खोल दिया है लेकिन फॉन्ट कहीं बंद नहीं हुआ है, यानी क्लोज नहीं हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फॉन्ट क्लोज वाला होगा, 48 का सी। अगला बढ़ते हैं, लाइन नंबर 4 में देख लेते हैं। लाइन नंबर 4 में क्या है, लाइन नंबर 4 आपका ये कह रहा है यहाँ पे LI ओपन हुआ है, कायदे में इसको LI क्लोज भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर /LI यूज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर /LI होगा और इसका /LI होगा, यानी 49 का ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइन नंबर 5 में कौन सा चीज़ करेक्ट ऑप्शन भरा जाएगा। तो लाइन नंबर 5 जो है वो ये रही। यहाँ पे LI ओपन हुआ, LI क्लोज हुआ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे UL ओपन हुआ तो UL को क्लोज भी होना है, अनऑर्डर लिस्ट है तो यहाँ पर UL जो है भाई साहब को क्लोज होना है। तो यहाँ UL क्लोज वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 50/UL, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे सैंपल पेपर को समझा, पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व करा। मैं आपको कुछ और बता दूं कि अगर आप HTML वाले चैप्टर को पूरे एक ही घंटे में पूरा सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो से सीख सकते हैं। ओवरऑल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और थैंक यू आप लोग यहाँ तक हमारे साथ बने रहे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना।